अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ईरान के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट दौरा है और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जा रही हैं। आपको पता है जो ईरान के कंसर्न्स हैं, हमारे कुछ कंसर्न्स हैं, फिर अमेरिका के कुछ कंसर्न्स हैं और आपको पता है कि सऊदी अरेबिया के भी कुछ कंसर्न्स हैं। इसी वजह से पहले आपने देखा कि इस दौरे से पहले-पहले काफ़ी टू एंड फ्रो एक्टिविटी हुई है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान। वो क्यों हो रही थी, ये भी सारा सिलसिला ज़रा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। साथ-साथ जो है 2 इम्पोर्टेंट और टॉपिक्स भी हैं, ख़ास तौर पे ज़मीनी इंतख़ाबात के हवाले से जिस तरीके से नंगी धाँधली हुई है, उसका भी ज़रा तज्ज़िया करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं और क्योंकि इसमें हमने देखना ही है कि वे फॉरवर्ड क्या है। अब हमने यहाँ से जाना कहाँ है पे आगे? क्योंकि जो हम कर रहे हैं उसमें तो लग नहीं रहा कि कोई हमारी मंज़िल जो है वो क्लियर हो। तो इन चीज़ों का ज़रा ज़िक्र करते हैं और इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर फ़रीद मलिक साहब, जो कि साबिक़ चेयरमैन है पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के। हियर कम्स डॉक्टर फ़रीद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब आप बड़े एहतमाम से अब आप वालेकुम सलाम कहते हैं। चलें, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चलें, इट्स नेवर टू लेट वो ज़बरदस्त। कहते हैं इट्स नेवर कि टू लेट। हाँ, नेवर टू लेट। हाँ। तो अच्छा डॉक्टर साहब स्टार्ट इसी से ही कर लेते हैं कि ये जो ईरानियन प्रेसिडेंट आए हैं, इनका दौरा जो है ज़ाहिर है कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, 3 दिन का दौरा है। लेकिन एक चीज़ तो मैं देख रहा था कि जो बड़ी अजीब-सी हुई है कि जहाँ-जहाँ पे भी वो जा रहे हैं वहाँ पे छुट्टी कर दी गई है, तमाम दफ़ातर की, प्राइवेट हों, सरकारी हों, स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। आप भी आज घर पे ही बैठे हुए हैं। तो ये क्या तरीका है किस तरीके से कि एक एक आदमी आता है, हम यहाँ पे देखते हैं वेस्ट में मतलब दुनिया चलती रहती है, प्रेज़िडेंट्स आते हैं, सब कुछ आते हैं, कोई किसी को ना रोकता है, ना किसी की बत्ती बंद होती है, ना कुछ और होता है। तो ये हमारे यहाँ ये जो सिलसिला चल रहा है, इसके ऊपर थोड़ी-सी ज़रा गुफ्तगू कर लें, फिर उसके बाद थोड़ी-सी इसकी इम्पोर्टेंस पे ज़रा बात कर लेते हैं। जी। जी असल में ये आई थिंक सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ज़्यादा ईरान के सदर साहब के दौरे को ज़रा उन्होंने इसको ये छुट्टी वगैरह और लोकल हॉलिडे वगैरह की है। मगर अगर हिस्टोरिकली देखें और ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं इस पे काफ़ी लिखा भी है। दुनिया की पहली इस्लामिक डेमोक्रेसी पाकिस्तान जी। और दूसरी ईरान। डॉक्टर यहाँ लियाकत अली खान पहले प्राइम मिनिस्टर बने, वहाँ डॉक्टर मुसद्दिक प्राइम मिनिस्टर बने ईरान के। जी। और ये दोनों जो हैं मुल्क ये अपनी आज़ादी की तरफ गामज़न थे। फिर लियाकत अली खान को कहा गया कि जी आप मुसद्दिक साहब को समझाएं कि ये वो नेशनलाइज ना करें, हमें बिजनेस करने दें, हमें एक्सप्लॉइट करने दें। तो लियाकत अली साहब ने तो रिफ्यूज किया। उन्होंने कहा जी उनकी सोवरेनिटी का मामला है, हम भी सोवरेन कंट्री हैं, वो भी सोवरेन कंट्री है, तो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो भी इलेक्टेड उनके प्राइम मिनिस्टर है डॉक्टर मुसद्दिक साहब, और मैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान का, तो हम इस तरह के काम नहीं कर सकते। वहां से एक प्रोसेस शुरू हुआ इन दोनों, पाकिस्तान को भी और ईरान को महकूम करने का, आजादी सल्ब करने का एक प्रोसेस शुरू हुआ। और जो आजादी का सफर था वो उसको डिसरप्ट करने की कोशिश की गई। और पाकिस्तान में उनको लियाकत अली खान साहब का असैसिनेशन हुई और फिर मुसद्दिक साहब को उन्होंने जबरदस्ती मुसद्दिक का भी। रिमूव करके और वो शाह साहब को वापस ले आए। और जो शाह ईरान है वो पुलिसमैन बन गए मिडल ईस्ट के, और जो यहाँ अयूब खान साहब थे वो उनके सिपाही बन गए। और हमने अपनी जो आज़ादी और सोवरेनिटी का जो सारा प्रोसेस था वो रिवर्स हो गया। तो ये दोनों जो ममालिक हैं, जब 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आई तो वो आज़ाद हो गए थे, उन्होंने आज़ादी का सफ़र अपना तय किया और वो आज़ाद हो गए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं 81 में ड्राइव कर रहा था, ईरान के थ्रू पाकिस्तान आ रहा था। जी। तो मैं उस वक़्त जो मेरे साथ वो उनका कस्टम का एक वो था बंदा जो साथ ट्रैवल करता था पाकिस्तानियों के। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार तुमने इतने लोगों को फांसी चढ़ा दिया, इतने लोगों को तुमने सज़ाएँ दी, ये तुमने क्यों किया? उसने कहा जी ये हमने किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं दी, हमने किसी अच्छा। बेगुनाह को फांसी नहीं दी। जिन लोगों ने शाह के कहने पे लोगों को कत्ल किया था, लोगों को उठाया हुँ। था, लोगों को टाँगा था, हमारी आज़ादी का सौदा किया था, तो हम उनको माफ़ नहीं कर सकते, वरना वो कल फिर यानी दोबारा जो आ जो जाएँगे। यानी जो गद्दार थे उनको उन्होंने लटका दिया। जी, यानी यानी गद्दार थे और शाह ईरान के वो पैरोकार थे और शाह ईरान आगे गद्दार था। यानी बड़ी हुँ। ताकतों गद्दार शाह ईरान था, उनके वो पैरोकार थे। सी ठीक। और मुझे याद है यहाँ जनरल जमशेदी होते थे, उनके एम्बेसडर इस्लामाबाद में। तो उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी किराए पे ली हुई थी वहाँ इस्लामाबाद में।
तो वो सडनली ही हैड टू लीव, और फिर उनको भी उन्होंने फांसी दी उनको, उनकी वो समडी ट्रायल करते थे वो, और फिर ही वाज हैंग्ड। सी, तो पॉइंट ये है कि उन्होंने बिल्कुल, ईरान ने स्लेट क्लीन कर दी, बिल्कुल, यू नो। और मैं ट्रैवल कर रहा था 81 में, तो मुझे वहां पेट्रोल राशनिंग की जमाने में जंग हो रही थी ईरान में, तो मेरा पेट्रोल खत्म होने लगा, तो वो जो गार्ड थे मैं उनके पास चला गया। मैंने कहा जी मेरा ये आई नीड पेट्रोल, आई हैव टू गो टू पाकिस्तान में, मेहमान खारजी, थोड़ी बहुत फारसी मैंने उनसे बोली, तो वो मुझे ले गए। जो इंचार्ज था इसका पेट्रोल का, जो कूपन इशू करता, उसके घर ले गए रात के टाइम 11 बजे। उसका दरवाजा खड़काया, उसको उठाया, उसे कहा मेहमान खारजी, इनको पेट्रोल चाहिए, इनको कूपन। उन्होंने मुझे कूपन इशू किया, और फिर मैं बैठा। फिर मैंने कहा जी मैंने इमाम ख़ुमैनी से मिलना है। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो ख़ुमैनी साहब जिंदा थे, ये 81 की बात। उनका जी उनका बिल्कुल आप बता देते। मैं वहां चला गया। वो एक मस्जिद के साथ हुजरे में रहते थे, जमीन पे सोते थे, बिल्कुल दरवेश शख्स। तो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी, वो कोई 1 हफ्ते की थी, क्योंकि उनकी टाइम स्केड्यूल बिजी, तो मैं मिल नहीं सका क्योंकि बर्फ पड़ रही थी, मौसम खराब था। मगर नेवरदलेस आई कुड हैव मेट हिम इफ आई वांटेड। मेरे कहने का मतलब है, बड़ी बात है। ईरान आजाद हो चुका है, ईरान आजाद मुल्क है, वो अपने फैसले खुद आजादी उनको करता मिल चुकी है। बिल्कुल। और वो 1 पेज का मैंने वो एक तस्वीर कर आई थी बिजनेस रिकॉर्डर में, कि वो खamenei साहब बैठे हुए हैं और सारे जर्नैल और सारे जो भी सिविल वो नीचे एडमिनिस्ट्रेशन बैठे है हुए वो हैं। नीचे बैठी हुई है। दैट्स 1 हाँ, वो पेज, नीचे बैठे। जब मिन हैसुल कौम आप And फैसले कर that is civilian supremacy. या 1 पेज अंडर 1 पेज होते ही अंडर सिविल सुपरमेसी। देखिए, अगर 1 पेज का मतलब है सिविल सुपरमेसी। अगर 1 पेज अंडर आर्मी है, वो सिविल सुपरमेसी नहीं है, वो डंडा और बंदूक की सुपरमेसी है। सी, ये फर्क है। सी, सिविल सुपरमेसी के अंडर ही 1 पेज होता है कि सारे अदारे एक तरफ आ जाए। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो इजराइल है वो कॉर्नर्ड है। जितना इजराइल आज कॉर्नर्ड है, मसल में तारीखी तौर पे कभी इतना कॉर्नर नहीं था, क्योंकि उधर से सीरिया, बगदाद, ईरान, लेबनान, हमास। अब इजराइल ने फैसला करना है कि अब ये भागने वाले लोग नहीं है, ये भगौड़े नहीं है। सी, ये अब वो लोग कौम है जो तैयारी करके आई है, वो तैयार है, वो रेडी है, और वो इनसे नबर्द आजमा होगी और आंखों में आंखें डाल के इनसे बात करें। ये फर्क है। देखो, अब हमने भी वो आजादी की जंग लड़नी है। सी, हम अभी तक वो आजाद नहीं है। सी, और आपने जो गैस पाइपलाइन का भी जिक्र किया, हिंदुस्तान उनसे गैस ले, कोई अमेरिका का कोई मसला नहीं। हिंदुस्तान उनसे तेल ले, अमेरिका का कोई मसला नहीं। हिंदुस्तान रूस से तेल ले, अमेरिका का कोई मसला, बिकॉज हिंदुस्तान सोवरेन कंट्री है, वो अपने इंटरेस्ट में फैसले करते हैं। और ईरानी जो है वो इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। सी, इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं वो हिंदुस्तान, इसलिए उनकी दोस्ती भी है हिंदुस्तान से, हमसे ज्यादा उनसे दोस्ती है। तो वो जब जुमे की नमाज में पढ़ते हैं, तो वो नारा लगाते हैं कि मर्क बा अमेरिका, मर्क बा इजराइल। तो मैं भी बैठा हुआ था, मैंने नारा कहते मर्क बा हिंद। तो सब मेरी तरफ देखने पड़ रहे कि ये कहां से आ गया मर्क बा हिंद कहने वाला। तो मैंने कहा यार, वो तुम्हारे वो 2 दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है। तुम्हारा तो अपने दुश्मन का नारा लगाते हो, हम भी लगाए अपने दुश्मन का नारा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये हमें ईरान की जो आजादी है, जो आजादी का सफर उन्होंने तय किया है, उससे हमें सबक हासिल करना चाहिए। और ये हमें देखना चाहिए कि हमारी टांगों में जान कब आएगी। ये भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल अपना कोई मुकदमा जो है वो कहीं पेश नहीं कर सकते। ये गैस पाइपलाइन ही की जरा बात कर लेते हैं। गैस पाइपलाइन जो है, ये हमने सिर्फ 80 किलोमीटर बनानी है, उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर बना ली हुई है, और हम लोग ये 15-20 साल से लेके बैठे हुए हैं। अच्छा, मुझे वैसे डॉक्टर साहब एक चीज बताएं। मैं सोच रहा था कि ये ठीक है, इन्होंने पाबंदियां लगानी है, या ये नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ करे, क्योंकि जाहिर है कि इनके अपने इंटरेस्ट हैं उसमें। लेकिन क्या ये नहीं हो सकता, एक 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 मतलब एक वाइल्ड थॉट है मेरे अंदर, कि हम जो चाइना है, हम चाइना से कहेंगे कि आप बाय करें ईरान से तेल, ठीक है, और आप अपने जरिए उधर से ट्रांसपोर्ट करवा दें हमें पाकिस्तान में। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है, ताकि हम ये पाइपलाइन वाला जो किस्सा है उसका कज़िया खत्म कर दें? देखिए जी, ये इनडायरेक्टली तो बहुत कुछ हो सकता है, और शायद हो भी रहा करना हो। चाहिए ना हमें, देखें ना, ये हमें नहीं, अब हमें करना चाहिए। जिस तरह रूस का तेल भी हमें डायरेक्टली मिल रहा है। सी, वो रूस का तेल जो हिंदुस्तान जाता है, फिर वहां से दुबई जाता है, दुबई से चाइना, पाकिस्तान देखें आता ना, है। चाइना ईरान से खरीद के, और हम पाकिस्तान को दे दें, और हम पाकिस्तानी जो हैं वो चाइना को पे कर दें। नहीं, मगर हाँ, मगर देखे ना, जब वो मिडल मैन आता है, फिर कीमत बढ़ जाती है ना।
ये भी देखें थोड़ा ना। सा बढ़ जाएगी ना, वो तो चाइना के साथ नेगोशिएशन हो सकती है ना कि जी आप ज्यादा हाँ ना जी चार्ज करें या इस तरह का कुछ ना करें, जी जी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ले रहे हैं हमसे। जी। लेकिन ना ये एक इसका तरीका तो निकाला जा सकता है ना, ये हमारे लोगों को क्या इनको नहीं समझ आ सकती कि इस तरह का कोई चीज बना लें कि जरूर आपने पाइपलाइन के ऊपर बैठे रहना 20 साल और भी, और कुछ नहीं करना, और पाकिस्तान की बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है, एनर्जी क्राइसिस हो गया हुआ है, कोई हमें पता ही नहीं हमारा जो, अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हम तो फारिग है ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल सही, नहीं कोयला हमारे पास है, ये बात नहीं है। देखें ये कुछ भी नहीं कौमों करेंगे, पे, कोयले को भी नहीं करेंगे डॉक्टर साहब। आप कितनी देर से काम कर रहे हैं कोयले के ऊपर, इन्होंने कुछ किया अभी नहीं तक? देखें, देखें कौमों पे जब जब बुरा वक्त आता है तो फिर कौमों को खड़ा होना पड़ता है। जो आपने कहा ना हमारी टांगों में जान कब आएगी, वो इकबाल भी कहते हैं ना, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे। तो उससे आशना इकबाल ने कर तो दे। कहा तेरी बहर की मौजों हाँ, में इस्तराब नहीं। सी, शराब नहीं। तो मसला ये है कि जब तूफान आता है तो फिर कौमें खड़ी होती हैं। सी, फिर वो लोग जो आगे आते हैं जो तूफानों का मुकाबला करना जानते हैं। सी, जाहिरी तौर पे फिर वही लोग आगे आते हैं। हमारे पास कोला है, ऐसी बात नहीं है। अब इस वक्त हम $2 बिलियन का कोला इंपोर्ट कर रहे हैं। अब खुदा कर करके उनको अकल आई है कि जी कम से कम हम अपना $2 बिलियन कोले की इंपोर्ट बंद करें, अपना कोला इस्तेमाल करें। फिर उस कोले से हमने गैस भी बना ली है, तो हमारे पास कोला है। फिर हम अपने वी विल लुक इनवर्ड्स, देखा ना। हम लोग इस वक्त आउटवर्ड देखते हैं, जहां से किक बैक्स मिलनी है, जहां से कमीशन मिलनी है। सी, हमारे तो हाँ, ये है ना, वो हमेशा मैं कहता हूँ एनमीज विद इन, हमारी तो वो औकात ही बाहर इतनी देख रहे होते हैं। सी, कि कहाँ से हमें किक बैक मिलेगी, कि कहाँ से कमीशन मिलेगी। वो मसले को हल नहीं कर रहे होते, वो मसले से फायदा उठाना, वो। मुस्तफीद होने हाँ, की वो कोशिश कर अपने रहे होते चक्रों में पड़े हुए होते हैं, हैं। बेचने बिल्कुल, के चक्रों वो में। कहते हैं ना, एक होते हैं मर्दे बुरहान, एक होते हैं मादरे बुरहान। सी, यानी हाँ, पहले बुरहान क्रिएट करना, फिर उस बुरहान से फायदा उठाना। सी, जिस तरह ये आईपीपीस के साथ साइन अप किया गया था 90s में। सी, उफ, और बस ये पहले आप बुरहान क्रिएट करें और फिर आप एक एक वो उससे उससे फायदा उठाएं। अच्छा, फिर एक और चीज बड़ी, कल भी डिस्कशन हो रही थी लम्स में, एक सेमिनार था कि पहले वापडा जो था हमारा, वो एक अथॉरिटी थी जो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसकी वाटर एंड पावर की, यानी वो बिजली की भी और पानी की भी एक अदारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो जनरेशन भी करते थे, ट्रांसमिशन भी हाँ, करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन भी करते थे। फिर आपने वापडा को अनबंडल कर दिया। अब हाँ, पावर जनरेशन ज्यादा हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन नहीं हो रही। ट्रांसमिशन इसलिए, ट्रांसमिशन लाइंस सिस्टम ही नहीं, नहीं। हाँ, लाइन्स ही देयर इज नहीं, नो कोऑर्डिनेशन। और देखे उनको ना, मेंटेन अब भी नहीं किया आपने जाता। वापडा को अनबंडल कर दिया। आपने जो प्लानिंग होती थी वापडा के अंदर, एक पूरा एक ग्रुप था जो मॉडलिंग करता था, डिमांड और सप्लाई की मॉडलिंग करता था, उस हिसाब से एडिशंस होती थी, वो खत्म हो गया सिलसिला। ठीक, अब कोई मॉडलिंग नहीं हो रही, किसी को नहीं पता कुछ हमें नहीं कितनी होता। बिजली चाहिए होगी 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या रोड मैप है। वापडा को आपने कहा जी आप सिर्फ डैम बनाएं बस, आप और आपका काम खत्म। अब जो बाकी वापडा के अगर। काम थे, जिसमें हाँ, मॉडलिंग थी, प्लानिंग थी, ट्रांसमिशन थी, वो कौन कर रहा है। अब डिस्कोज आपके गले पड़ गए हैं, वो डिस्कोज आपसे गले पड़ कंट्रोल गए नहीं हो क्योंकि रही, वो इन्होंने पैसे माफिया खाने बैठे थे हुए हैं, ना, वो पैसे। बदमाश हैं। इनको तो तो पैसा पैसा ले गया। मेरे कहने का मतलब हमने ये ऐसे ऐसे बुरहान क्रिएट किए हैं अपने लिए। ठीक, और ये सब 58 की बाद की पैदावार है। ये हाँ, 58 से पहले सारे अदारे बन चुके थे। ये भी हाँ, लोगों को बड़ी गलत फहमी है, ये सारे अदारे 58 से पहले बन चुके थे। सारा जो फ्रेमवर्क था डेवलपमेंट का, वो पाकिस्तान के इन प्लेस था। और मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं, वी वुड हैव बीन द फर्स्ट एशियन टाइगर अगर हाँ, 58 का मार्शल लॉ ना। हम पहले एशियन टाइगर होने थे, बिकॉज वी वर ऑन ऑन द रोड टू प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी। सारे अदारे बन चुके थे। ये जो और मार्शल लॉ उन्होंने बेड़ा लगा, गर्क कर दिया। उसने जैसे बेड़ा गर्क वो कर दिया और डीरेल रुख उनका बदल दिया। अरब यानी वो अरब आजादी की डीरेल। बजाय महकूमी की तरफ रुख बदल दिया। फिर उन्होंने वो सारे मुल्क की दौलत चंद हाथों में पहुंचा दी थी। एक मखसूस तबका शराफिया क्रिएट कर दिया, जिसमें फौज, ब्यूरोक्रेसी और हाँ, जुडिशरी को कंबाइन करके, तो वो जो सारे हैंड इन ग्लव जो हो गए। जो ह्यूमन डेवलपमेंट होनी थी वो रुक गई, ठीक है रुक ना। गए। और वो उन्होंने, और अब ये रिसेंटली, अब ये जो इस वक्त जो पीछे काफी इस पे भी डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान में जो 90s का दौर था, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बात होती थी कि जी हम डेवलपमेंट करेंगे, सड़कें बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बिकॉज उसमें किक बैक्स थी, उसमें पैसे बनते थे, कमीशन हाँ, बनती थी। और वो जो उस वक्त सियासी लीडरशिप थी, उन्होंने पैसे बनाए। अब दौर ह्यूमन राइट्स का है, फ्रीडम का है, आजादी का है, ह्यूमन डेवलपमेंट का है। सी, अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत पीछे रह गए हैं। हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका इस्तेमाल तभी होगा अगर ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, अगर लोग इस ठीक। काबिल होंगे उसका इस्तेमाल कर सके। सी, हाँ, तो अब ठीक। फोकस है शिफ्टेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स।
सही। हाँ, वो जो सारी जो जिमी कार्टर जब प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, तो उन्होंने सारा फोकस ह्यूमन राइट्स पे, सही। हाँ, वो हाँ, कहते हैं हाँ। ह्यूमन राइट्स के साथ मुल्क चलते हैं और आगे जाते हैं। तो अब इस वक्त राइट्स की बात हो रही है और ये ह्यूमन वैसे डेवलपमेंट की बात। इस तरह का वैसे एक लेक्चर जो है, मेरा ख्याल है कि हमारे इन हुक्मरानों को भी देना चाहिए, और स्पेशली जो हुक्मरानों को बैक कर रहे हैं उनको भी ये मिलना चाहिए कि ये दौर जो है, ये अब वो वाला नहीं है जिसको आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी आपने देख लिया ना, ये जो इलेक्शंस हुए हैं डॉक्टर साहब, आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, कहाँ पे थे ह्यूमन राइट्स? कहाँ पे है लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स? अब देखिए ना, इलेक्शन किस लिए होते हैं? इलेक्शन तो इसलिए होते हैं कि किसी के पास ये ताकत आती है कि हम अपने वोट की ताकत से कोई हुकूमत बदल सकते हैं, उसके ऊपर अपना इम्प्रेस अपॉन कर सकते हैं, उनको अपनी कोई बात सुना सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमने देखा है कि वो तो मैटर ही नहीं करते। ये जो मैसेज आज गया है इस बाई इलेक्शन का, इसमें तो साफ लोगों को पता चल गया कि जी हमारा वोट मैटर नहीं करता, और इसी वजह से हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद जो है लोगों की, वो बाहर ही नहीं निकली, वो आई नहीं है। जी तो क्या मैसेज हमने जी दिया जी उनको? जी जी, सही बात। देखें, थोड़ा अब थोड़ा लेट्स स्टेप बैक, थोड़ा सा देखें। जो मुस्लिम लीग ढाका में बनी 1906 में, जी, तो पाकिस्तान की जो मूवमेंट है वो ढाका में बंगालियों ने शुरू की, फिर वो लखनऊ गए, फिर वो यूपी वाले उसमें शामिल हुए, फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले ने वो लोग पैदा किए और तैयार किए जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बनाया बल्कि उसको चलाया। अब सवाल ये है कि ये जो दूसरी आजादी की जंग है, ये कौन लड़ेगा? क्योंकि अब ना बंगाली हैं और ना वो हमारे यूपी के भाई हैं। सी, अब ये जो आजादी की जंग है, जिस फेज में हम हैं, ये अब कौन लड़ेगा? क्योंकि हमारे वोट के जरिए हम आजादी की मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे, और ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं इंशाल्लाह इस पे कुछ लिखूंगा भी, मगर सवाल ये बहुत बड़ा है कि अब इस आजादी की जंग को कौन लीड करेगा? बिकॉज हमने वोट डाल की कोशिश कर ली, अफाम तफहीम की कोशिश कर ली, सी। और अफाम तफहीम पे भी जो मैंने आर्टिकल भी लिखा है, अफाम तफहीम पे भी जब अयूब खान के आखिरी दिन थे, जब उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई, तो उनको मुजीबुर रहमान को रिलीज करना पड़ा। सारे टेबल पे बैठे, हम्म, अयूब खान ने ये कहा कि जी मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा प्रेसिडेंट का, और मैं विड्रॉ कर जाऊंगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने कहा जी ठीक है, आप विड्रॉ कर जाएं, मगर आप इस्तीफा दे दें क्योंकि हम आपको ट्रस्ट नहीं करते, हम्म, और आप वो जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं, स्पीकर, उनको आप चार्ज दे दें और वो इलेक्शन करा दें, हम मुल्क को जमहूरी की तरफ ले जाएं। सी, मगर अयूब खान साहब ने जाते जाते वो इंस्टेड ऑफ अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फॉलो किया और आर्मी चीफ को दे दिया कंट्रोल मुल्क का। देखा ना, एक और मार्शल पाकिस्तान में लगा दी, और वो जो एक जमहूरियत का सफर चल सकता था वो भी रुक वो गया। भी बड़ा। तो अभी भी जरूरत है एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, जो उस वक्त हुई थी 69 की शुरू आप में, डॉक्टर साहब, जिसमें। आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं आज एक रूमर चल रही है, आपने भी सुनी होगी, वो काफी व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी चल रही थी और इधर उधर भी बातें हो रही थी, उस पे ब्लॉग वगैरह भी हुए हैं, जिसमें कहा गया है रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर कि आर्मी चीफ साहब ने किसी जगह पे ये जर्नलिस्टों को बुला के ये कहा है कि मैं कहीं भी नहीं जा रहा, मैं इस जो इमरान खान का जो मामला है इसको पूरे का पूरा खत्म करके जाऊंगा, क्योंकि ये 6-8 महीने या साल के अंदर अंदर इसको खत्म करना है। तो ये जो सूरत हाल है, इस तरह की जो बातें जब आती हैं, तो उसमें फिर कहाँ डेमोक्रेसी, कहाँ पे राउंड टेबल, कहाँ पे इस तरह की चीज़ें और कहाँ पे वे फॉरवर्ड? तो यहाँ पे तो कुछ मामलात और कुछ मूड कुछ और ही लग रहे हैं, अगर ये बात दुरुस्त है तो। देखें, मैं आई बीन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ऑल माय लाइफ, और मैंने तहरीक पाकिस्तान और इस सबको बड़ा क्लोजली देखा। मेरे वालिद तहरीक पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट थे, जी, तो मेरी बड़ा इंटरेक्शन भी हुआ उन लोगों ने पाकिस्तान बनाया और सब कुछ था। देखें, अ, या बैलेट होता है या बुलेट होती है, और तीसरा कोई तरीका नहीं। टू बी वेरी ब्लंट, सी, इधर इज बैलेट और इट्स बुलेट, और तीसरा कोई तरीका नहीं। तो उनके पास तो और बुलेट है कश्मीर ना, भी जो है जी। उनके पास जी तो क्या बुलेट कह, है। हाँ, दे डोंट और केयर अबाउट द बुलेट्स। नहीं नहीं, सिर्फ उनके पास बुलेट नहीं है, ये गलत फहमी है। सी, ये यही तो गलत फहमी है। उनके सिर्फ उनके पास बुलेट नहीं है, वो जमाना खत्म हो गया। खास तौर पे यहाँ के जो इलाके हैं, वो भुट्टो साहब हमेशा कहा करते थे कि नॉर्थ से आता है हमेशा तूफान हिंदुस्तान में। सी, नॉर्थ से तूफान आता है हिंदुस्तान में हमेशा। हाँ, सी, तो या बुलेट होती, या बैलेट होती है, या बुलेट होती है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आज जिसको हम आजाद कश्मीर कह रहे हैं, वो नॉर्थ के लोगों ने बुलेट से आजाद कराया, बिल्कुल, वो बिल्कुल। उसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं।
हाँ, वरना ये भी जो किया। बाकी मकबूजा कश्मीर है वहां तक वो नॉर्थ के बुलेट वाले नहीं पहुंचे और वो सीज फायर हो गया। अगर उस वक्त हम सीज फायर ना एक्सेप्ट करते तो हम सारा कश्मीर आजाद करा सकते थे थ्रू बुलेट। हाँ, फिर हम 48 से इंडिया गया था यूनाइटेड नेशंस में जी हाँ सीज जी। फायर कराने। हम 48 से बैलेट का इंतजार कर रहे हैं और हमारे जमाने में बड़ी डिबेट्स होती थी कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में कि जी कश्मीर का फैसला बैलेट करेगी या बुलेट करेगी। हम्म, सी और हमने बैलेट पे रिलाई किया कश्मीर में और कश्मीर अभी तक महकूम है। सी और अगर 62 में हम बैलेट की बजाय बुलेट इस्तेमाल कर लेते हम कश्मीर आजाद करवा सकते। तो फिर आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ है, इसमें ये मैसेज दिया गया है कि जी बैलेट जो है डज़न्ट मीन एनीथिंग, ठीक है? और बैलेट के ऊपर अगर आप रिलाई करेंगे, तो फिर आपके साथ यही कुछ होगा जो कुछ हम कर रहे हैं। क्योंकि अब देखिए ना, तालिबान क्या कहते हैं? तालिबान भी तो डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं ना करते। क्यों हम तालिबान के खिलाफ हैं या पूरी दुनिया क्यों तालिबान के खिलाफ है? क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि जी बैलेट बुलेट छोड़ें, कोई कोई ज़रूरत ही नहीं है इस वक़्त। अभी उन्होंने जो अमेरिका को जूते मार के वहाँ से भगाया है, आप वहाँ से अंदाज़ा लगा लेना कि वो उनकी जो पावर है, वो उनकी बुलेट में है और उसके रेजिस्टेंस के अंदर है। तो यही मैसेज मेरा ख्याल है कि आज जो हम बाई इलेक्शन में हमने दिया है, जिस तरीके से धांधली की गई है और जिस तरीके से लोगों का जो मैंडेट था वो चुराया गया है एक दफ़ा फिर, और 47 की बजाय अब 45, उन्होंने कहा जी गाली मुकाओ 47 तक, पहले ही लिखा लो सब कुछ। तो मैसेज तो फिर चला गया कि जी बुलेट जो है वो मैटर करेगी, बैलेट मैटर नहीं करेगा। मैसेज यही दिया जा रहा है मगर मगर बैलेट के प्रोसेस को मैनिपुलेट किया जा रहा है। सी दैट्स व्हाट मेरा आई एम मतलब सेइंग। कहने का उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया जा रहा। अब उन्होंने किया ये है कि देखें और इमरान खान हमेशा कहते थे टर्न आउट जो है वो असल चीज होती है। 8 फरवरी का जो था वो टर्न आउट की वजह से वो मामला हुआ। इस बार क्योंकि बाय इलेक्शंस हैं और लोग नहीं आए, टर्न आउट नहीं हुआ, तो जो कम टर्न आउट का एडवांटेज लेने के लिए यू कैन स्टफ द बैलेट बॉक्सेस वो भी और वो हाँ, उन्होंने किया है। सी दिस इज व्हाट दे हैव डन। ठीक। दे हैव स्टक द बैलेट बॉक्सेस हुँ, बिकॉज ऑफ लो टर्न आउट। सी तो हाँ, अभी तक उन्होंने जो बैलेट का प्रोसेस है उसको अबैंडन नहीं किया, उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। यानी वो कहते हैं ना सच्ची दिखा के खब्बी मारना। सी दिस इज हाँ, व्हाट लेकिन इज गोइंग। लेकिन वो उमर अयूब साहब ने यही कहा है ना, उमर अयूब साहब ने 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के नाम लिए हैं। उन्होंने कहा जी कि इन 5 एजेंसीज़ ने ये मैनिपुलेशन की है। इन्होंने ये सारी की सारी मैनूवरेबिलिटी की है और सारे का सारा जो इलेक्शन है, वो चुरा लिया गया है। ये तो उन्होंने मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है इस वक़्त, वो ऑपोजिशन लीडर हैं। जी उन्होंने कहा जी कि 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और ये वो लोग जो काम कर रहे हैं। जी नहीं उन्होंने सही कहा, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मगर मुझे मैं ये समझने से कासिर हूं कि इस जंग को या इस टसल को इतने आगे तक क्यों ले जाया जा रहा है। See, ये दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज फिनोमेना कि आपने वो हर चीज दौ पे लगा दी है हुँ, और आप इसको इस हद तक ले गए हैं कि आप यानी शिराजा बिखरने की हद तक आप इसको ले गए। देयर इज नो वे फॉरवर्ड जब तक सब लोग एक टेबल पे बैठ के वे फॉरवर्ड पे एग्रीमेंट नहीं होगा और कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। ठीक और खुदा ना खास्ता अगर बुलेट्स भी चली तो फिर भी टेबल पे बैठना पड़ेगा। हर हाँ, जंग का फैसला भी जंग के बाद टेबल पर ही होता है। टेबल पे ही होता है। ठीक हाँ, वो जमाने खत्म हो गए जब एक मुल्क दूसरे मुल्क पे कब्जा कर लेता था। ठीक और वो अपनी हुक्मरानी कर लेता था स्टैब्लिश। हर जंग का फैसला टेबल पर ही होता है। तो बेहतर यही है कि टेबल पे आया वही कर जाए लें। और टेबल पे आके ये तस्वीर से वे फॉरवर्ड तैयार किया जाए कि जी हमने आगे किस तरह जाना है। मगर मैं फिर ये कहता हूँ ये सोवरेनिटी का इशू कि हमने एज अ सोवरेन नेशन खड़ा होना है अपने पैरों में। जैसे ईरान खड़ा है या तुर्की खड़ा है या मलेशिया खड़ा है या इंडोनेशिया खड़ा है, हमने उस तरह खड़े होना है या नहीं खड़े होना। या हमने उस तरह खड़े या होना है आपने जिस तरह सारी सऊदी अरेबिया खड़ा हुआ है सी हाँ, या उर्दन खड़ा हुआ है सी एक लंगड़ा लूला एक मुल्क वहां से कॉल आती है तो हर चीज हो जाती है। जिस तरह उनको मुशर्रफ साहब को फोन आया था यू आर विद अस बिल्कुल, और अगेंस्ट अस। देखो ना एक टेलीफोन कॉल। तो इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हमें ये अपने फैसला पैरों पे किया खड़ा जाए। होना है और जब तक हम ये नहीं करेंगे हमारी ना कोई इज्जत होगी ना हमें कोई प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाएगा। सही और ये बड़ा जरूरी है। तो ये सोवरेनिटी का इशू है। ये इशू कोई उसका सोवरेनिटी नहीं का है, इश्यू कोई सियासी इशू नहीं है। ये हमारी वाकई आजादी का इशू है कि हमने और बिन हमारी हैसुल कौम खड़े होना है, हमने कौम को आगे लेके जाना है या नहीं जाना। दिस इज द डिसीजन वी हैव टू मेक।
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली यही डिसीजन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी का कोई ठेका नहीं लिया हुआ कि हमने सारी उम्र जो है बहैसियत मुल्क अमेरिका की कासालेसी करनी है। ठीक है, उनके साथ इंटरैक्ट करें, उनके साथ एंगेज करें, लेकिन ये क्या बात है कि हर वक़्त जो है हमें खतरा ही रहता है कि जी वो ये सैंक्शन ना लगा दें। अभी वो जो उन्होंने कंपनीज़ के ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइल के साथ प्रोग्राम कर रही थी, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा के ये मैसेज दे दिया जी कि अगर आपने कुछ किया ये इस हवाले से कुछ, तो हम आपके ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ लगा सकते हैं। तो ये मेरा ख़्याल है कि हमें अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो है उसको परस्यू करना चाहिए। तो ये इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपके साथ इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करनी है। अभी 1-2 चीज़ें और डिस्कस करनी थी, लेकिन मेरे ख़्याल है टाइम की किल्लत की वज़ह से मेरा ख़्याल है हमें अब इसको ज़रा थोड़ा-सा वाइंड अप करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि मेरा ख़्याल है कि विदिन कपल ऑफ डेज़ वी शुड सिट टुगेदर अगेन और इस पे हम मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि ये इश्यू है इसको वे फॉरवर्ड के हवाले से हमें मज़ीद इसको डिस्कस करना चाहिए। हाँ, ये बड़ा यू एग्री इंपॉर्टेंट विद है। मी? और मैं समझता हूँ अगर मुजीबुर रहमान को रिलीज किया गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, उनको बुलाया गया था हाँ, हाँ। और उनकी बात सुनी गई थी। सी सब एक राउंड टेबल पे आए हुए थे। तो इस वक्त बड़ी जरूरी है ये चीज कि सबको रहा करके एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, सब बैठे एक टेबल के ऊपर और फैसला करें कि वे फॉरवर्ड क्या है। क्योंकि ये, और बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। मैंने लिखा है 9 मई वाले, 25 मई वाले और बंदूक वाले, ये सब बंदूक वाले। दे शुड ऑल सिट ऑन वन टेबल। क्योंकि एंड वी शुड ना ऑल बंदूक इसका हल है, ना इस बंदूक इसका हल है, ना 25 मई दोबारा हो सकता है, अगर होगा तो और गड़बड़ होगी, और ना 9 मई का ढकोसला चल सकता है। सी, तो ये एवरीबॉडी हैज टू सिट ऑन द टेबल एंड एग्री ऑन द वे फॉरवर्ड। और अगर कोई एब्सोल्युटली। मजबूरी है किसी को, तो उनको अपने आका को कह देना चाहिए कि जी अब मजबूरी बहुत हो गई। सी, वो फारसी में कहते हैं कि मजाक तो ठीक है, मगर बुजुर्ग की दाढ़ी से मजाक नहीं अब कर सकते। सी, हाँ, अब मुल्क की फ्यूचर का, मुल्क की उसके आजादी का और मुल्क की बका का ये मामला है, इसमें हमने मुल्क को बचाना है एट ऑल कॉस्ट। एंड एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट। एब्सोल्युटली। और मेरा ख्याल है कि हमें वी शुड ऑल गेट रिड ऑफ दिस एरोगेंस और इंपीरियल ह्यूब्रिस जिसको कहते हैं ना, उससे भी हमें जान छुड़ानी चाहिए, क्योंकि हमें अपने मुल्क का सोचना है। तो इंशाल्लाह और राब्ता रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्टर बात साहब। करनी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन, बात यस, करनी चाहिए। असल तो चीज है एब्सोल्यूट। आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना। दैट इज द वे फॉरवर्ड। बिल्कुल। आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए फिर रूल ऑफ लॉ तभी आएगा, क्योंकि अभी इस वक़्त हाँ, हम देख रहे हैं बिल्कुल, रूल ऑफ बिल्कुल, आउटलॉज़ है। रूल ऑफ बिल्कुल, आउटलॉज़ बिल्कुल, वो खत्म होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। वो होना चाहिए खत्म, और रूल ऑफ लॉ की तरफ बढ़ना चाहिए हमें। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे और राब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। हाँ।